मैं उस खतरनाक संगठन का सबसे कमजोर सदस्य था। सब मुझे सिर्फ एक बेकार इंसान समझते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन यही कमजोर लड़का पूरी चौथी महान निंजा जंग का सबसे खतरनाक इंसान बनने वाला था। असल में मैं नरूटो वर्ल्ड में रीइंकारनेट हुआ था। संगठन में शामिल होते ही मेरे अंदर एक जबरदस्त सिस्टम जाग गया। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि मेरी नज़र जिस भी जुत्सु, निंजुत्सु, ताइजुत्सु या ब्लड लाइन लिमिट पर पड़ती, मैं उसे तुरंत कॉपी करके सीख सकता था। सुनने में ये एबिलिटी बहुत ओवरपावर्ड लगती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी चक्र कंजम्पशन। हर स्किल इस्तेमाल करने में इतना चक्र खत्म होता था कि कुछ ही मिनटों में मैं पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता था। ऊपर से मेरी एक आंख में जबरदस्ती लगाया गया शरिंगन हमेशा एक्टिव रहता था, बिल्कुल काकाशी की तरह। लेकिन मेरी हालत उससे भी ज्यादा खराब थी। लगातार एक्टिव शरिंगन और सिस्टम स्किल दोनों मिलकर मेरा चक्र इतनी तेजी से खत्म करते थे कि मैं इतिहास का सबसे बड़ा चक्र ड्रेन विक्टिम बन चुका था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मेरा साथी ऑबिटो न जाने किस बात पर इमोशनल हो गया और मुझसे कुछ दिल की बातें करने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी बातें खत्म होने से पहले ही मेरी मौत हो गई। जब दोबारा आंख खुली तो मैं खुद को एडो टेंसी के शरीर में बंद पाया। बाहर कबूतो और ऑबिटो चौथी महान निंजा जंग की प्लानिंग कर रहे थे। उन्हें सुनते ही मेरे अंदर गुस्सा भर गया। जिंदगी में तो ऑबिटो ने मुझे धोखे से मार दिया था और अब मरने के बाद भी मुझे अपनी लड़ाई में इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन अगले ही पल मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि एडो टेंसी का सबसे बड़ा फायदा था अनलिमिटेड चक्र। यानी मेरी सिस्टम स्किल की सबसे बड़ी कमजोरी अब खत्म हो चुकी थी। अब चाहे सुसानु, वुड स्टाइल, इन्फिनिट, सुकुयोमी या कोई भी फॉरबिडन टेक्निक हो, मैं बिना चक्र खत्म होने की चिंता किए लगातार इस्तेमाल कर सकता था। इसी बीच ऑबिटो की ठंडी आवाज सुनाई दी। उसने कबूतों से कहा, ये लड़का तो मैंने समुद्र की गहराई में फेंक दिया था। तुम इसे वापस कैसे ले आए? इसकी ताकत इस युद्ध में नहीं होनी चाहिए। कबूतो सिर्फ मुस्कुराया और बोला, अगर ये तुम्हारे लिए खतरा है तो पहले खुद देखकर फैसला कर लो। इतना कहकर उसने फिर से एडो टेंसी एक्टिवेट किया और एक और कॉफिन जमीन से बाहर निकल आया। उधर मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि आखिर कबूतों के कंट्रोल से खुद को आज़ाद कैसे करूं। लेकिन तभी ऑबिटो ने ऐसी शर्त रखी जिसने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ अलायंस करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। ये लड़का इस वॉर में हिस्सा नहीं लेगा। मुझे लगा कबूतो जरूर मना कर देगा, लेकिन उसने बिना सोचे जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सारे सपनों पर ठंडा पानी डाल दिया हो। इसके बाद कबूतो कई दिनों तक मेरे शरीर पर रिसर्च करता रहा। वह बार बार मेरी ताकत का राज जानना चाहता था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उसे मेरे अंदर कुछ भी अलग नहीं मिला। आखिरकार फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर शुरू हो गई। कबूतो ने ऑबिटो से छुपाकर मुझे भी बैटलफील्ड में भेज दिया। मेरे साथ नगातो, ककुजू और उच्चा भी थे। हालांकि मेरा शरीर अभी भी कबूतों के कंट्रोल में था, लेकिन धीरे धीरे मेरी सारी सेंसेस वापस लौट रही थीं। जंगल पार करके जैसे ही हम खुले मैदान में पहुंचे, नगातो ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम भी मर गए। फिर उसने पूछा, वैसे कोनन अभी भी जिंदा है? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मैं तो उसे बचाने गया था, लेकिन खुद ऑबिटो के हाथों मारा गया। मेरी बात सुनकर ककुजू कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर बोला, सिर्फ मदरा जैसा इंसान ही तुम्हें मार सकता था। हम बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे कि तभी उच्चा जोर से चिल्लाया, सब लोग सावधान। दूर से दो तेज रफ्तार परछाइयां हमारी तरफ बढ़ रही थीं। ध्यान से देखा तो सामने नाइन टेल्स, चक्रमोड, नरूटो और किलर भी थे। नरूटो ने हमें देखते ही अपने कदम रोक दिए। उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। उसने कहा, ये तो अकात्सुकी के लोग हैं। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वह हैरान होकर बोला, क्या मिस्टर कोबायाशी भी मर चुके हैं? नरूटो कुछ समझ पाता उससे पहले ही हमला शुरू हो गया। उच्चा ने एक विशाल फायर बॉल जुट्सु छोड़ा और उसी समय कबूतों ने मेरे शरीर से टोड ऑयल निकलवा दिया। आग और तेल मिलते ही पूरा मैदान आग के समंदर में बदल गया। मैं अंदर ही अंदर हैरान था कि कबूतों ने कितना खतरनाक कॉम्बो बनाया है। लेकिन किलर भी बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने अपनी विशाल तलवार निकाली और एक ही बार में आग को बीच से चीर दिया। उच्चा के चेहरे पर निराशा दिखाई दी, लेकिन अगले ही सेकंड वह बिजली की रफ्तार से गायब हो गया। उसी समय ककुजू ने भी अपना चोगा उतार दिया। उसकी पीठ पर लगे 5 दिल साफ दिखाई दे रहे थे। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और असली लड़ाई की शुरुआत कर दी।
जैसे ही वह दोबारा दिखाई दिया, वह सीधे किलर बी के पीछे पहुंच चुका था। लेकिन तभी नगातो जोर से चिल्लाया, ऊपर देखो। अगले ही पल नारुतो पलटा और इताची से भिड़ गया। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। लड़ते लड़ते इताची ने नारुतो से सासुके के बारे में पूछा, जबकि दूसरी तरफ किलर बी और ककुजू भी आमने सामने भिड़ चुके थे। उसी समय मुझे महसूस हुआ कि कबूतो मेरे शरीर को जबरदस्ती कंट्रोल कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने मुझे किलर बी के खिलाफ नहीं भेजा, बल्कि सीधे नारुतो की तरफ दौड़ा दिया। नारुतो ने मुझे देखकर हल्की उदासी के साथ कहा, कोबायाशी सर, माफ कीजिए। इतना कहकर उसने एक जोरदार किक मारकर मुझे दूर उड़ा दिया। लेकिन मैं मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, जो सही लगे वही करो। आखिर मैं इस दुनिया में सिर्फ ताकत हासिल करने नहीं आया था। मेरा सपना था वर्ल्ड पीस। इसलिए पेन आर्क के दौरान मैंने चोरी छिपे कई बार कोनोहा की मदद भी की थी। यही वजह थी कि नारुतो मुझे अपना दुश्मन नहीं मानता था। तभी अचानक नारुतो का चेहरा अजीब तरह से मुड़ने लगा और अगले ही पल उसके मुंह से एक काला कौआ बाहर निकल आया। यह देखकर मेरी आंखें चमक उठीं। यही सही मौका था। मेरी एकमात्र शरिंगन तेजी से घूमने लगी। डिंग। कॉपी सिस्टम एक्टिवेटेड। एसएसएस रैंक डोजुत्सु कोटोमात्सुकामी सक्सेसफुली कॉपीड। उसी पल हजारों किलोमीटर दूर बैठा कबूतो भी चौंक उठा। उसके सामने रखी शतरंज की दो गोटियां अचानक टूट गईं। इधर नगातो ने इताची की आंखों का पैटर्न देखते ही तुरंत चिल्लाया, सावधान अमातेरसु। लेकिन इस बार काली आग नारुतो की तरफ नहीं गई। वह सीधे नगातो द्वारा बुलाए गए 3 सिर वाले सम्मन डॉग पर गिरी। कुछ ही सेकंड में वह जलकर खत्म हो गया। इसके तुरंत बाद अमातेरसु की काली लपटें खुद नगातो के शरीर पर भी फैल गईं। फिर इताची ने अपना अगला निशाना ककुजू को बनाया। लेकिन ककुजू पहले से तैयार था। उसने बिना देर किए पास की झील में छलांग लगा दी और खुद को बचा लिया। अब इताची की नजर मुझ पर पड़ी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही हम दोनों ने एक साथ कहा, अमातेरसु। अगले ही पल दो अलग अलग जगहों पर काली आग भड़क उठी। इताची पहली बार सचमुच हैरान दिखाई दिया। फिर उसने अपनी बाईं आंख खोली और त्सुकुयोमी का इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैं हंसते हुए बोला, इताची, लगता है तुम भूल गए हो। अब तुम्हारी सारी एबिलिटीज मेरे पास भी हैं। यह सुनते ही इताची कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने कोटोमात्सुकामी जैसी सबसे खतरनाक एबिलिटी भी कॉपी कर ली है। लेकिन तभी दूर से एक जोरदार धमाका हुआ। हम दोनों ने उधर देखा। नगातो अपनी पूरी ताकत के साथ किलर बी को जमीन पर दबाकर बुरी तरह हरा रहा था। दूसरी तरफ ककुजू भी झील से बाहर निकल चुका था। मैंने तुरंत कहा, एक एक टारगेट संभालो, जल्दी खत्म करते हैं। इताची ने सिर हिलाया और सीधा नगातो की तरफ दौड़ पड़ा, जबकि मैं ककुजू की ओर बढ़ गया। ककुजू मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। मुझे लगा था इस बार बच नहीं पाओगे। इतना कहकर उसने अपनी बदली हुई भुजा आगे बढ़ाई और पांचों चक्र नेचर से बनी एक विशाल एनर्जी ब्लास्ट मेरी तरफ छोड़ दी। लेकिन मैं भी अब पहले वाला इंसान नहीं था। मेरी भुजा भी उसी तरह बदल गई और मैंने बिल्कुल वैसा ही अटैक वापस छोड़ दिया। दोनों एनर्जी ब्लास्ट आपस में टकराईं और पूरा मैदान हिल उठा। पत्थर हवा में उड़ने लगे और चारों तरफ धूल का तूफान छा गया। काफी देर तक हमारी ताकत बराबरी पर अटकी रही। यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैं किसी भी जुट्सु को पूरी तरह कॉपी कर सकता था, लेकिन मेरा अपना चक्र रिजर्व उतना बड़ा नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ बराबरी तक ही लड़ पाता था। लेकिन तभी मुझे अपनी सबसे बड़ी ताकत याद आई। मैं अब एदो टेंसी के शरीर में था, यानी मेरे पास अनलिमिटेड चक्र था। मैंने बिना कोई हैंड साइन बनाए अपने 2 क्लोन तैयार कर दिए। अगले ही पल दोनों गायब हो गए और अचानक ककुजू के पीछे प्रकट हुए। चिदोरी। बिजली से भरे हाथ ने सीधा ककुजू की पीठ को भेद दिया। उसके मास्क एक एक करके टूटने लगे। उसी समय सामने खड़ा मेरा ओरिजिनल बॉडी भी पूरी ताकत से एनर्जी ब्लास्ट छोड़ चुका था। इस बार ककुजू बच नहीं पाया और पूरा का पूरा उस अटैक में समा गया। कुछ देर बाद धूल बैठी तो मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसका एदो टेंसी बॉडी दोबारा बन रहा था और वह लेटे लेटे हिदान को गालियां दे रहा था। मैं अपनी स्किल लाइब्रेरी में कोई सीलिंग जुट्सु ढूंढ ही रहा था कि तभी पीछे से एक जबरदस्त धमाका सुनाई दिया। मैंने मुड़कर देखा और मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। दूर बैटलफील्ड में एक विशाल नारंगी रंग का सुसानु खड़ा था। उसी समय मेरा सिस्टम फिर से एक्टिवेट हुआ। डिंग। एसएसएस रैंक सुसानु सक्सेसफुली कॉपीड। एडिशनल स्किल्स अनलॉक्ड, यता मिरर, तोत्सुका ब्लेड।
मैं अभी अपनी नई पावर महसूस ही कर रहा था कि पीछे से एक परिचित आवाज आई, कोबायाशी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने मेरे कंट्रोल से खुद को कैसे मुक्त कर लिया? मैंने पीछे मुड़कर देखा। ककुजू का शरीर वही था, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थीं। उसके अंदर अब कबूतों की कॉन्शियसनेस थी। वह मुस्कुराकर बोला, तुमने आज मुझे सचमुच सरप्राइज कर दिया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। लेकिन उसके बाद पूरी करने से पहले ही मैंने अपना नया सुसानु एक्टिवेट कर दिया। विशाल नारंगी योद्धा प्रकट हुआ और उसके हाथ की तोत्सुका ब्लेड सीधी ककुजू के शरीर में जा धंसी। मैं शांत आवाज में बोला, सॉरी, अभी डील करने का मूड नहीं है। बाद में आमने सामने बैठकर बात करेंगे। उधर दूसरी तरफ इताची भी नगातों को खत्म करने ही वाला था कि तभी अचानक आसमान से एक और नारंगी रोशनी बिजली की तरह गिरी। एक विशाल तोत्सुका ब्लेड ने नगातों के शरीर को आर पार कर दिया। इताची कुछ पल के लिए हैरान रह गया। नरूटो और किलर बी भी उसी दिशा में देखने लगे और अगले ही सेकंड दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उनके सामने अब एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल एक जैसे सुसानु खड़े थे। इसके बाद थोड़ी देर स्ट्रैटेजी बनाने के बाद मैंने तुरंत कई वुड क्लोन्स बना दिए और असली मिशन अब शुरू होने वाला था। जैसे ही मेरे पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी फूटने लगी, डिंग। SS रैंक सीक्रेट टेक्निक 9 टेल्स चक्र मोड सक्सेसफुली कॉपीड। यह नज़ारा देखकर नरूटो भी कुछ पल के लिए दंग रह गया। उधर मेन बैटलफील्ड में गारा अभी अभी सेकंड सुचिकागे को सील करके अपनी रेत पर खड़ा दूसरे बैटलफील्ड की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी उसकी सैंड पिलर पर अचानक एक विशाल जेट्सू प्लांट उग आया। गारा का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने जोर से कहा, सावधान, एक नया दुश्मन आ गया है। उसकी आवाज सुनते ही सभी शिनोबी उसी तरफ देखने लगे। अगले ही पल वह विशाल पौधा खुला और मैं मुस्कुराते हुए बाहर निकला। बहुत समय बाद मिले, गारा, मैंने फ्लोटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके सामने आते हुए कहा। मैंने कमुई से आने की बजाय जानबूझकर यह तरीका चुना था, क्योंकि एडो टेंसी में दोबारा जिंदा होने के बाद मुझे पता चला कि जिन जुत्सु को मैं जिंदगी में सीख नहीं पाया था लेकिन अपनी स्किल लाइब्रेरी में सेव करके रखा था, वे सब गायब हो चुके थे। इसलिए मैंने अपने कई वुड क्लोन्स अलग अलग बैटलफील्ड्स पर भेज रखे थे ताकि दोबारा अपनी स्किल लाइब्रेरी भर सकूं। तभी आसमान में उड़ रहे ओनोकी ने नीचे देखते हुए पूछा, क्या तुम लोग इस एडो टेंसी शिनोबी को जानते हो? गारा ने चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वहीं नरूटो का शैडो क्लोन, जो अभी तक मुझसे नहीं मिला था, बोला, सुचिकागे ग्रैंडपा, कोबायाशी सर अकात्सुकी से जरूर थे, लेकिन वह बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कई बार हमारी मदद की थी और कोनोहा को बचाने में भी साथ दिया था। उसके बाद वह अचानक गायब हो गए। इतना कहते कहते नरूटो ने गुस्से में हवा में मुक्का मार दिया। ओनोकी ने मेरी तरफ गंभीर नजरों से देखा और पूछा, इसकी ताकत कितनी है? इस बार गारा ने जवाब दिया, बहुत खतरनाक। इसके पास इतने जुट्सु हैं कि ऐसा लगता है जैसे दुनिया का कोई भी जुट्सु इससे छूटा ही नहीं है। तभी नरूटो ने बात पूरी करते हुए कहा, जिंदगी में इन्हें काकाशी सेंजी और थर्ड होकेज की तरह निंजुत्सु मास्टर कहा जाता था। यह सुनकर ओनोकी थोड़ा गंभीर हुआ, लेकिन जब उसने मेरी एक आंख में शरिंगन देखा तो हल्का मुस्कुरा दिया। अच्छा, सिर्फ शरिंगन है? अगर कोई खतरनाक दोजुत्सु नहीं है तो इसे संभालना मुश्किल नहीं होगा। इतना कहते ही उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और डस्ट रिलीज पार्टिकल स्टाइल तैयार कर लिया। चमकता हुआ घनाकार प्रकाश उसकी हथेलियों के बीच बनने लगा। नरूटो अभी कुछ समझ ही रहा था कि ओनो की ठंडी आवाज में बोला, मेरे पार्टिकल स्टाइल के सामने कोई भी मास्टर ज्यादा देर टिक नहीं सकता। उधर मैं दूसरे बैटलफील्ड्स पर नजर दौड़ा रहा था, लेकिन जिस इंसान को खोज रहा था वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक मेरी नजर ओनोकी पर पड़ी। उसका अटैक सीधे मेरी तरफ आ रहा था। मैं एक पल के लिए घबरा गया। एडो टेंसी बॉडी होने के बावजूद अगर यह अटैक सीधा लग जाता तो मेरा बचना नामुमकिन था। अगले ही पल तेज रोशनी चमकी और मैं भी गायब हो गया, साथ ही वह विशाल जेट्सु प्लांट भी। ओनोकी हल्का मुस्कुराया और बोला, मैं तो समझा था बहुत ताकतवर होगा। चलो अगली बैटलफील्ड की तरफ चलते हैं। उसने उड़ना शुरू कर दिया। गारा और नरूटो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतनी आसानी से हार गया। लेकिन तभी चलते चलते नरूटो अचानक रुक गया। उसका चेहरा अजीब हो गया था। उसने धीरे से कहा, थर्ड राइकागे वाली बैटलफील्ड पर मेरा शैडो क्लोन खत्म हो गया और उसे कोबायाशी सर ने खत्म किया है। यह सुनते ही ओनोकी चौंक पड़ा। क्या? लेकिन मेरा पार्टिकल स्टाइल तो उसे सीधा लगा था। नरूटो ने सिर हिलाते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, सुचिकागे ग्रैंडपा।
कोबायाशी सर ने थर्ड राइकागे को एक ही अटैक में खत्म कर दिया। यह सुनकर गारा और ओनोकी दोनों सन्न रह गए। कुछ ही मिनट पहले थर्ड राइकागे वाली बैटलफील्ड पर हालात बेहद खराब थे। नरूटो के रसेन शरीकन तक उसके लाइटनिंग आर्मोर को नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। मजबूर होकर एलीड शिनोबी फोर्सेस ने लगातार कई अर्थ वॉल जुट्सु बनाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी मशहूर हेल स्टैब उन सभी दीवारों को ऐसे तोड़ती चली गई जैसे वे कागज की बनी हों। हर टूटती दीवार के साथ शिनोबी अलायंस की उम्मीद भी टूटती जा रही थी। तभी अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। सभी शिनोबी ने सामने देखा, और जो नजारा उनके सामने था उसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। थर्ड राइकागे आखिरकार रुक चुका था, लेकिन उसे किसी अर्थ वॉल ने नहीं रोका था। उसके सामने लाल चोगा पहने बिजली से घिरा एक इंसान खड़ा था। वह मैं था। मेरी पूरी बाह थर्ड राइकागे के शरीर को आर पार कर चुकी थी। जिसे दुनिया स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड कहती थी, वह एक ही बार में टूट चुका था। कुछ ही सेकंड बाद थर्ड राइकागे की चेतना खत्म हो गई और सील टीम तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने उसे हमेशा के लिए सील कर दिया। असल में ओनोकी के पार्टिकल स्टाइल में फंसते ही मैंने तुरंत कमुई का इस्तेमाल किया था, जो मैंने व्हाइट मास्क ऑबिटो वाली बैटलफील्ड से कॉपी किया था। उसी की मदद से मैं स्पेस ट्रांसफर करके सीधे यहाँ पहुंच गया, क्योंकि मेरा असली टारगेट था थर्ड राइकागे का सबसे खतरनाक जुट्सु। जैसे ही वह मरा, मेरे स्किल लाइब्रेरी में 2 नई एबिलिटीज जुड़ गईं। स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड लाइटनिंग आर्मोर और स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीयर हेल स्टैब। इन्हें देखकर मेरे चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। अब मेरी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी, और मैं सोचने लगा कि अगला टारगेट कौन होगा। मैं अभी अपना अगला टारगेट सोच ही रहा था कि अचानक मेरे होश उड़ गए। सीलिंग टीम ने गलती से मुझे भी सीलिंग क्लॉथ में लपेटना शुरू कर दिया। मैं तुरंत चिल्लाया, अरे गलत आदमी को सील कर रहे हो, लेकिन किसी ने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं गुस्से में बोला, अभी अभी मैंने तुम्हारे लिए थर्ड राइकागे को हराया है, और अब मुझे ही सील कर रहे हो? वाह, क्या एहसान फरामोश लोग हो। इतना कहते ही मैंने एक झटके में सीलिंग क्लॉथ तोड़ डाला। यह देखकर पूरी सीलिंग टीम डरकर कई कदम पीछे हट गई। आखिर मैं एडो टेंसी शिनोबी था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझ पर भरोसा करें या नहीं, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं थी। तभी मेरी नज़र दूर खड़े नरूटो के शैडो क्लोन पर पड़ी। अगले ही पल मेरे पूरे शरीर से बिजली चमकी। मैं पल भर में उसके सामने पहुंच गया, हाथ हिलाकर मुस्कुराया और फिर लाइटनिंग स्पीड से गायब हो गया। उधर गारा, ओनोकी और नरूटो का शैडो क्लोन भी मेरी खबर सुन चुके थे, लेकिन क्योंकि उन्हें अब तक मेरी असली मंशा समझ नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि नरूटो का शैडो क्लोन मेरे पास जाएगा, जबकि वे दोनों सीधे सेकंड मिजुकेज वाली बैटलफील्ड की तरफ बढ़ेंगे। कुछ ही देर बाद गारा और ओनोकी वहां पहुंचे ही थे कि अचानक दूर आसमान में बिजली चमकी। ऐसा लगा जैसे कोई बेहद तेज रफ्तार से उनकी तरफ आ रहा हो। ओनोकी तुरंत चिल्लाया, सावधान, लेकिन जैसे जैसे वह आकृति पास आई, उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। अगले ही पल वह मेरे रूप में उनके सामने उतरी और बिना कुछ कहे सीधे नरूटो के शैडो क्लोन के पास पहुंची। मैंने आते ही उसके पीछे जोरदार लात जमा दी। बेचारा नरूटो का क्लोन हवा में उछल गया और जमीन पर गिरते ही अपना पिछवाड़ा पकड़कर चिल्लाने लगा, अरे मैं सिर्फ शैडो क्लोन हूं, इतना जोर से क्यों मारा? मेरी तो कमर ही टूट गई। भाग दो। यह सब देखकर ओनोकी पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, अरे लड़के, आखिर चल क्या रहा है? वहीं गारा भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, सुनिए, मैं भले ही एडो टेंसी हूं, लेकिन अब कबूतों के कंट्रोल से आजाद हो चुका हूं। फिलहाल मैं तुम्हारी तरफ हूं। मेरी बात सुनकर ओनोकी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया और सीधा नरूटो के शैडो क्लोन की तरफ देखने लगा। लेकिन बेचारा नरूटो भी असमंजस में था, क्योंकि उसका यह शैडो क्लोन मुझसे पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए वह भी यह तय नहीं कर पा रहा था कि मैं दोस्त हूं या दुश्मन। ओनोकी ने गुस्से में फिर से पार्टिकल स्टाइल तैयार कर लिया। उसकी हथेलियों के बीच चमकता हुआ क्यूब दोबारा बनने लगा। मैं तुरंत दोनों हाथ उठाकर बोला, ठीक है, अगर भरोसा नहीं है तो मैं अभी तुम्हारे लिए सेकंड मिजुकेज को हराकर दिखा देता हूं, तब तो यकीन करोगे। लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर खड़ा सेकंड मिजुकेज हंसते हुए बोला, अरे ओ बच्चों, क्या तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है? वह मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगा और बोला, पता नहीं तुमने कबूतों के कंट्रोल से कैसे छुटकारा पाया, लेकिन फिलहाल तो तुम मुझे कोई खास ताकतवर नहीं लग रहे। इतना कहते ही उसने अपना सबसे खतरनाक स्टीम इम्प क्लोन बुला लिया। उसी पल मेरा कॉपी सिस्टम सक्रिय हो गया। डिंग।
एस रैंक वाटर स्टाइल स्टीम इम्प क्लोन सक्सेसफुली कॉपीड। यह देखकर ओनोकी का चेहरा बदल गया। वह तुरंत चिल्लाया, सब लोग पीछे हटो अभी, क्योंकि वह इस जुत्सु की असली ताकत जानता था। कुछ ही सेकंड में पूरा एलीड शिनोबी फोर्स पीछे हट गया और बैटलफील्ड पर सिर्फ मैं और सेकंड मिजुकेज बचे। मैंने लंबी सांस लेकर कहा, लगता है फिर से सारी मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी। अगले ही पल उसका मोटा सा स्टीम क्लोन कुल्हाड़ी लेकर मेरी तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन आधे रास्ते में ही गारा की रेत ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और कैद कर दिया। सेकंड मिजुकेज हंसते हुए बोला, अच्छी कोशिश, लेकिन जब तक तुम मेरा असली शरीर नहीं ढूंढ लेते मैं ऐसे हजारों क्लोन बना सकता हूं। मैं मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो यही बात है। तभी चारों तरफ से वाटर बुलेट्स मेरी तरफ बरसने लगीं। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने सिर्फ एक हाथ उठाया और कहा, वाइंड स्टाइल वाइंड किलिंग फॉर्मेशन। अगले ही पल तेज तूफान उठा और सारी वाटर बुलेट्स हवा में ही बिखर गईं। मैं मुस्कुराकर बोला, वैसे मिजुकेज, तुम्हारे होजुकी क्लैन की वाटर बॉडी टेक्निक और वाटर गन टेक्निक भी तो काफी मशहूर हैं। उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मेरी बात सुनकर सेकंड मिजुकेज कुछ पल के लिए खुद ही चौंक गया। शायद उसने पहली बार किसी दुश्मन को खुद पर और ज्यादा ताकतवर जुत्सु इस्तेमाल करने के लिए कहते देखा था। तभी अचानक चारों तरफ पानी की विशाल लहरें उठीं। लेकिन न वह हिला और न मैं। उसी दौरान मेरा एक शैडो क्लोन चुपचाप पानी के बीच से निकलकर उस जगह पहुंच गया जहां पानी अजीब तरह से रुक रहा था। तभी अचानक पानी के अंदर से एक विशाल वाटर मॉन्स्टर निकला और उसने मेरे शैडो क्लोन को एक ही थप्पड़ में उड़ा दिया। लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मैंने धीरे से कहा, लाइटनिंग स्टाइल अर्थ फ्लो। अगले ही पल मैंने दोनों हाथ पानी पर रख दिए और पूरी झील में बिजली फैल गई। उसी समय सेकंड मिजुकेज के सीने के आर पार अचानक एक हाथ निकल आया। वह हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा और बोला, तो ऐसा था, तुम्हारा शैडो क्लोन अभी खत्म ही नहीं हुआ था। लेकिन सावधान, मेरे पास अभी भी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसका शरीर पानी की तरह पिघलने लगा। लेकिन अगले ही पल उसके सीने के आर पार निकला मेरा हाथ बिजली से चमक उठा। चिदोरी। हजारों पक्षियों जैसी आवाज बैटलफील्ड में गूंज उठी और तेज बिजली ने उसके पूरे शरीर को आर पार चीर दिया। आखिरी पल में सेकंड मिजुकेज ने दूर फंसे हुए अपने स्टीम इम्प क्लोन की तरफ देखा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी उसे कैद किए हुए पत्थरों के बीच अचानक भीषण आग भड़क उठी। फायर स्टाइल स्विफ्ट बर्निंग टेक्निक। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और स्टीम इम्प क्लोन पूरी तरह नष्ट हो गया। इसके साथ ही सेकंड मिजुकेज की हार तय हो गई। यह देखकर पूरी एलीड शिनोबी फोर्स खुशी से झूम उठी। लेकिन अगले ही पल सभी को याद आया कि मैं भी एडो टेंसी शिनोबी हूं। उनकी खुशी तुरंत सावधानी में बदल गई। अब वे मेरी तरफ डर, सम्मान और हैरानी से देख रहे थे। तभी ओनोकी मुस्कुराते हुए बोला, कमाल है, सच में तुम निंजुत्सु मास्टर कहलाने के लायक हो। पहले मुझे नारुतो और गारा की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन अब अपनी आंखों से सब देख लिया। गारा और नारुतो हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात सुन ही रहे थे कि तभी कुछ सीलिंग बैंडेजेस उड़ते हुए आए और सेकंड मिजुकेज को पूरी तरह सील कर दिया। मैंने उनकी तरफ मुड़कर पूछा, अब तो मुझ पर भरोसा है? ओनोकी ने सिर तो हिलाया, लेकिन बोला, अभी पूरी तरह नहीं, तुम्हें और साबित करना होगा। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और दूर क्षितिज की तरफ देखने लगा। आखिरकार वह आ ही गया। मेरी आंखों में अचानक जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट चमक उठी। अगले ही पल लाल कवच पहने एक लंबा सा आदमी चट्टान पर दिखाई दिया। पूरा बैटलफील्ड एकदम शांत हो गया। हवा तक जैसे थम गई थी। उच्चा मदरा। उसका नाम सुनते ही हजारों शिनोबी के चेहरों का रंग उड़ गया। ओनोकी की आंखें फैल गईं। वर्षों पुराना डर एक बार फिर उसके दिल में लौट आया। दूसरी तरफ मदरा दोनों हाथ सीने पर बांधे शांत खड़ा था। उसने अभी कुछ किया भी नहीं था, लेकिन सिर्फ उसकी मौजूदगी से ही लाखों शिनोबी के शरीर कांपने लगे। यहां तक कि हमेशा हंसते रहने वाला नारुतो भी गंभीर हो गया। मैं भी उसकी ऑरा महसूस कर सकता था। इतनी दूर खड़े होने के बावजूद उसकी प्रेजेंस मुझे लगातार दबाव में डाल रही थी। तभी मदरा धीरे धीरे चट्टान से नीचे कूदा। उसने एलीड शिनोबी फोर्स की तरफ ऐसे देखा जैसे सामने इंसान नहीं, सिर्फ चींटियां खड़ी हों। उसे देखते ही मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं और मुस्कुराने लगा। यह देखकर ओनोकी और गारा दोनों हैरान रह गए। ओनोकी ने पूछा, लड़के क्या करने वाले हो? मैंने शांत आवाज में कहा, पूरी सेना को पीछे हटा दो। इस आदमी को भीड़ हराने वाली नहीं है। गारा ने तुरंत कहा, अगर ऐसा है तो बाकी केज को भी बुला लेते हैं। लेकिन मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी।
जरूरत नहीं। फिर मैं उनकी तरफ मुड़ा, मुस्कुराया और बोला, इस लड़ाई में कोई दखल नहीं देगा। मद्रा से वन ऑन वन फाइट मैं अकेला करूंगा। मेरी बात सुनकर पूरा बैटलफील्ड स्तब्ध रह गया। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। वह सील हो चुका सेकंड सुचिकागे म्यू था। उसने मद्रा से कहा, मद्रासमा, इस आदमी का नाम कोबायाशी है। कबूतों ने इसे एडो टेंसी से जिंदा किया था, लेकिन इसने उसके कंट्रोल से खुद को आजाद कर लिया और अब एलीड शिनोबी फोर्स की तरफ से लड़ रहा है। यह सुनकर मद्रा ने पहली बार मुझे गौर से देखा। उसके चेहरे पर हल्की दिलचस्पी जरूर आई, लेकिन घमंड बिल्कुल कम नहीं हुआ। उसने पूछा, इसके पास शरिंगन है? क्या यह भी उच्चा क्लैन का है? म्यू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। ओरोचिमरु के अनुसार यह कोनोहा का एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट था। इसके शरीर में जबरदस्ती शरिंगन और फर्स्ट होकेज की सेल्स ट्रांसप्लांट की गई थीं। वही अकेला एक्सपेरिमेंट था जो जिंदा बच निकला। बाद में यह अकात्सुकी में शामिल हो गया। यह सुनकर मद्रा हल्का सा हंसा। तो आखिर यह भी मेरी एक मोहरा ही निकला। म्यू ने फिर कहा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह किसी भी निंजुत्सु को कॉपी करके अपना बना सकता है। यह सुनते ही मद्रा की आंखों में हल्की दिलचस्पी चमक उठी। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। जहां मद्रा खड़ा था वहां एक गहरा गड्ढा बन गया और पलक झपकते ही वह मेरे सामने पहुंच चुका था। मैं एक पल के लिए चौंक गया। सच कहूं तो दुनिया के सबसे ताकतवर शिनोबी से पहली बार आमने सामने मिलकर मैं भी एक्साइटेड था। लेकिन अब बातों का वक्त खत्म हो चुका था। अगले ही सेकंड हम दोनों उल्कापिंडों की तरह एक दूसरे से टकराए। सिर्फ एक ही क्लैश हुआ और मेरी दाईं बाह उड़ गई। मैं हैरानी से मद्रा की तरफ देखने लगा। कमाल है, इसकी ताइजुत्सु ताकत उम्मीद से भी ज्यादा है। तभी पीछे से एक और हमला हुआ। मैं पलट भी नहीं पाया था कि एक जबरदस्त किक ने मुझे कई मीटर दूर उड़ा दिया। मद्रा ने आराम से अपना पैर वापस नीचे रखा और शांत आवाज में कहा, कोनोहा का योद्धा कहलाने लायक तुम्हारी ताइजुत्सु बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ यह सब देखकर नरूटो दंग रह गया। ओनोकी ने तुरंत कम्युनिकेशन यूनिट को बाकी केस बुलाने का आदेश देने की सोची, लेकिन तभी गारा जोर से बोला, रुको। कोबायाशी अभी हारा नहीं है। उसकी सैंड आई लगातार बैटलफील्ड देख रही थी। उधर मेरी टूटी हुई बाह तेजी से दोबारा बन गई। मैंने शरीर से धूल झाड़ी और मुस्कुराकर कहा, सच है, ताइजुत्सु मेरी सबसे बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन तुम्हें हराने के और भी बहुत तरीके हैं। अगले ही पल मेरे पूरे शरीर पर बिजली चमक उठी। उसके बाद मेरे शरीर पर काले अजीब निशान फैलने लगे और मेरी पीठ से दो विशाल मांसल पंख निकल आए। कर्स मार्क लेवल 2। यह देखकर मद्रा पहली बार थोड़ा चौंका, लेकिन अगले ही पल उसने फिर वही घमंडी मुस्कान दिखाई और मुझे उंगली से अपनी तरफ आने का इशारा किया। दूर खड़ा नरूटो मेरी नई फॉर्म को देखकर सोच में पड़ गया। उसे यह रूप कहीं देखा हुआ लग रहा था। वहीं अंधेरे में छिपा कबूतो मुस्कुराते हुए बोला, तो ओरोचिमरुस्मा की परफेक्ट कर्स मार्क एक्सपेरिमेंट आखिर तुम ही थे, लेकिन मेरी ट्रांसफॉर्मेशन अभी पूरी भी नहीं हूं। मैंने बिना एक पल गवाए अपनी लाइटनिंग आर्मोर की पूरी शक्ति एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल मेरे शरीर पर लिपटी नीली बिजली काली चमक में बदल गई। कर्स मार्क लेवल 2 और लाइटनिंग आर्मोर एक साथ सक्रिय हो चुके थे। अब मैं किसी काली बिजली की तरह सीधा उच्चा मद्रा की तरफ झपटा। मद्रा ने मेरी तरफ देखा और होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बहुत बढ़िया, आओ मुझे थोड़ा मनोरंजन दो। हैरानी की बात यह थी कि उसने बचाव करने की कोशिश तक नहीं की। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा। अगले ही पल हमारी जबरदस्त टक्कर हुई। पूरी जमीन कांप उठी और धूल का विशाल गुबार छा गया। कुछ सेकंड बाद धूल हटी तो मद्रा अपनी जगह पर खड़ा था, जबकि मैं उसके पीछे काफी दूर जाकर घुटनों के बल गिर चुका था। दूर खड़े सभी शिनोबी की सांसें थम गईं। लेकिन तभी मद्रा पीछे मुड़ा और पूरा बैटलफील्ड खुशी के नारों से गूंज उठा। उसके कंधे से नीचे का पूरा हिस्सा गायब हो चुका था। एडो टेंसी का शरीर तेजी से खुद को जोड़ रहा था। मद्रा मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें हल्के में लिया था। ताइजुत्सु में मेरी जिंदगी में बहुत कम लोग मिले जिन्होंने मुझे इस तरह घायल किया हो। मैं मद्रा उच्चा, तुम्हें। लेकिन उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस, यह डायलॉग किसी और के लिए बचाकर रखना। अगले ही पल मेरे पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। नाइन टेल्स चक्र मोड दोबारा एक्टिवेट हो चुका था। मैं फिर से उसकी तरफ टूट पड़ा। दूर खड़ा नरूटो यह देखकर हैरान रह गया। मद्रा भी समझ गया कि अब मेरे पास नाइन टेल्स चक्र का बूस्ट है। उसका शरीर अभी पूरी तरह रिकवर भी नहीं हुआ था, इसलिए इस बार उसने पीछे हटना ही बेहतर समझा।
लेकिन मैंने उसका पीछा नहीं किया। मुझे पहले से अंदाजा था कि वह अपना अगला बड़ा अटैक करने वाला है। और हुआ भी वही। मदरा ने तेजी से हैंड साइंस बनाए और गरजा, फायर स्टाइल मैजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम। अगले ही पल आग का विशाल समंदर मेरी तरफ बढ़ा। यह देखकर गारा चिल्लाया, वाटर स्टाइल, लेकिन उसके बोलने से पहले ही मैंने दर्जनों शैडो क्लोन्स बना दिए। सभी क्लोन्स ने एक साथ हाथ जोड़े और गरजे, वाटर स्टाइल, वाटर वॉल। अगले ही पल पानी की विशाल दीवारें उठीं और मदरा की आग से टकरा गईं। आग और पानी की भयानक टक्कर से पूरा बैटलफील्ड घने धुएं और भाप से भर गया। इसी घने धुएं के बीच से मदरा अचानक बिजली की रफ्तार से निकलकर सीधे ओनोकी और गारा की तरफ पहुंच गया। एक शिनोबी जोर से चिल्लाया, सावधान। मैंने पीछे मुड़कर देखा और गुस्से से दांत भींच लिए। मदरा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े होकर बच्चों और बूढ़ों पर हमला कर रहे हो। मैं तुरंत हाथ में बिजली इकट्ठा करके उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन मेरा हमला किसी अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गया। उसी समय गारा ने पूरी एलीड शिनोबी फोर्स को पीछे हटने का आदेश दे दिया। मदरा ने किसी को रोका नहीं। उसने सिर्फ मेरी तरफ देखकर कहा, तुम दिलचस्प हो। उच्चा क्लैन से तुम्हारा गहरा संबंध है। मेरी तरफ आ जाओ। मैं तुम्हें सचमुच दोबारा जिंदा कर सकता हूं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं। अगले ही पल मदरा के सुसानु के हाथ में एक विशाल एनर्जी ब्लेड प्रकट हुई और उसने पूरी ताकत से मुझ पर वार किया। लेकिन उसकी तलवार जमीन तक पहुंचती उससे पहले ही मेरे लाल नारंगी सुसानु ने उसे रोक लिया। मदरा की आंखों में पहली बार उत्साह दिखाई दिया। तो तुम भी सुसानु चला सकते हो? अगले ही पल उसका नीला सुसानु मेरी तरफ झपटा। मैं अपने लाल नारंगी सुसानु के अंदर खड़ा मुस्कुराया। आओ मदरा, देखते हैं तुम्हारा थर्ड स्टेज सुसानु ज्यादा ताकतवर है या इताची के सुसानु से कॉपी किया हुआ मेरा। उसी समय एलीड शिनोबी फोर्स के कमांड सेंटर में रिपोर्ट पहुंची। फोर्थ डिवीजन से संदेश। उच्चा मदरा बैटलफील्ड पर पहुंच चुका है। यह सुनते ही फोर्थ रायकागे चौंक गया। क्या? मदरा तो दूसरी बैटलफील्ड पर था। तभी दूसरी रिपोर्ट आई, किलर बी और नरूटो भी मदरा से भिड़ चुके हैं। रायकागे हैरान रह गया। क्या? दो मदरा? यह सुनकर फिफ्थ होकेज ज़ूनेट तुरंत खड़ी हो गई। चाहे असली हो या नकली, दोनों बेहद खतरनाक हैं। हमें रीइंफोर्समेंट भेजना होगा। लेकिन तभी सूचना मिली, फोर्थ डिवीजन ने मदद नहीं मांगी है। वहां एक एडो टेंसी शिनोबी है जिसने कबूतों का कंट्रोल तोड़ दिया है और इस वक्त अकेले मदरा से लड़ रहा है। ज़ूनेड ने तुरंत पूछा, वह कौन है? जवाब मिला, उसका नाम कोबायाशी है। पहले अकात्सुकी का सदस्य था। यह सुनते ही रायकागे के चेहरे पर शक और गुस्सा दिखाई दिया, जबकि ज़ूनेड पूरी तरह स्तब्ध रह गई। दूसरी तरफ फिफ्थ मिजुकेज में तेरुमी को भी यह खबर मिल चुकी थी। उसने तुरंत आदेश दिया, मुझे अभी उसी बैटलफील्ड पर ले चलो। फ्लाइंग थंडर गॉड फॉर्मेशन तैयार करो। उधर मैं अपने लाल नारंगी सुसानु के अंदर खड़ा जम्हाई लेते हुए बोला, क्या हुआ मदरा? बस इतनी ही ताकत है। लेकिन सच यह था कि यता मिरर और तोत्सुका ब्लेड जैसे डिवाइन वेपन्स होने के बावजूद विशाल सुसानु की लड़ाई में मैं उनकी पूरी ताकत का फायदा नहीं उठा पा रहा था। एक के बाद एक हमले झेलने के बावजूद उचिहा मदारा के पास अभी भी इंद्र के रक्त की शक्ति थी। उसे लगा कि मैंने उसकी ताकत को कम आंका है, इसलिए उसने अपने सुसानों को और भी विशाल और शक्तिशाली बना दिया। कुछ ही पलों में मैं फिर से रक्षात्मक स्थिति में आ गया। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैंने तुरंत सेंजुत्सु सेज मोड की शक्ति अपने लाल सुसानों में भर दी। देखते ही देखते उसके पूरे शरीर पर काले रहस्यमयी निशान उभर आए और अब मेरी ताकत बढ़ने लगी। दूसरी ओर मदारा मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें ये लड़ाई उबाऊ लग रही है? अगले ही पल उसके सुसानों की तलवार और भी विशाल रूप ले चुकी थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने एक ही वार में मेरे सुसानों का सिर और आधा शरीर दो हिस्सों में काट दिया। मदारा ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, बस इतनी सी चोट से टूट गए? क्या कभी किसी बड़े आदमी को बच्चों से लड़ते देखा है? लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं शांत चेहरे के साथ टूटे हुए सुसानों के अंदर से बाहर निकल आया। हैरानी की बात यह थी कि मेरा सुसानो अभी भी खड़ा था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ हाथ जोड़े और अगले ही पल उसके बगल में एक और सुसानो खड़ा हो गया, बिल्कुल मदारा वाले जैसा। यह देखकर पहली बार उचिहा मदारा का चेहरा बदल गया। उसने सोचा, क्या ये भी किसी मांगेक्यो शारिंगन की क्षमता है? एक इंसान दो अलग अलग सुसानो कैसे चला सकता है? फिर भी उसने हमला जारी रखा, लेकिन उसकी तलवार अब मेरी नई तलवार से टकरा चुकी थी। मदारा हंस पड़ा, कमाल है, तुमने मेरी तलवार तक की पूरी नकल कर ली। अब मैं दो सुसानों से मदारा पर टूट पड़ा। यह देखकर दूर खड़े सभी निंजा दंग रह गए।
ये किसी महान योद्धाओं की लड़ाई नहीं बल्कि एक के खिलाफ दो की लड़ाई लग रही थी। लेकिन मदारा इसके बजाय जोर जोर से हंसने लगा। दिलचस्प, तुमने सच में मेरा मनोरंजन कर दिया। तभी मेरे सिस्टम की आवाज गूंजी, एस रैंक चौथे चरण का सुसानो सफलतापूर्वक कॉपी हो गया। साथ में लेजेंडरी स्वॉर्ड भी स्किल लाइब्रेरी में जोड़ दी गई। अगले ही पल मेरा सुसानो भी मदारा जितना विशाल हो गया। अब पहली बार मदारा का चेहरा उतर गया। उसने कहा, लड़के, आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं तुम्हें नई जिंदगी और तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। इस बार मैंने मना नहीं किया। मैं मुस्कुराकर बोला, सच में? तो पहले मुझे तुम्हारी असली शक्ति देखने दो। मेरी बात सुनकर मदारा के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। ठीक है, अब तुम्हें भगवान की शक्ति दिखाता हूं। इतना कहकर उचिहा मदारा ने हाथों से एक विशेष मुद्रा बनाई और उसका विशाल सुसानो भी वही मुद्रा दोहराने लगा। अगले ही पल उसकी आंखों में अजीब सी लहरें दौड़ने लगीं और वे रिनेगन की भयानक आकृति में बदल गईं। अचानक उसका सुसानो गायब हो गया, लेकिन उसी क्षण पूरी धरती कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद धरती पर गिरने वाला हो। मैंने ऊपर देखा और मेरी सांसें थम गईं। बादलों को चीरते हुए एक ऐसा विशाल उल्कापिंड मीटियोर नीचे उतर रहा था जिसका किनारा तक दिखाई नहीं दे रहा था। यह नजारा देखकर पूरे युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। हजारों निंजा डर के मारे वहीं जम गए। यहां तक कि गारा भी पहली बार निराश दिखाई दिया। लेकिन ओनोकी ने खुद को संभालते हुए जोर से चिल्लाया, सब लोग भागो। उसकी आवाज सुनते ही निंजा सेना चारों तरफ भागने लगी। लेकिन मैं वहीं खड़ा होकर उस उल्का को ध्यान से देख रहा था। मुझे देखकर मदारा मुस्कुराया। देखा, यही है भगवान की शक्ति। इंसान इसके सामने कुछ नहीं। मेरे आगे झुक जाओ। तभी अचानक जेत्सु बोला, मदारा सामा। उल्का रुक गई। मदारा ने ऊपर देखा। ओनोकी और गारा मिलकर पहली उल्का को रोक चुके थे। लेकिन मदारा बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। वह मुस्कुराकर बोला, अच्छा, पहली रोक ली, लेकिन दूसरी का क्या करोगे? उसकी बात खत्म होते ही आसमान फिर से फट गया और पहली से भी बड़ी दूसरी उल्का ऊपर प्रकट हो गई। दो दो उल्काएं एक साथ देखकर दूर मौजूद सभी युद्ध क्षेत्रों में मौजूद निंजा भी दहशत में आ गए। मदारा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मान लो कि तुम अपनी ताकत से एक उल्का को भी तोड़ दो, लेकिन दूसरी को कैसे रोकोगे? इसी दौरान मेरा वुड क्लोन नारुतो के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा था, जहां उनका सामना सफेद मुखौटा पहने ओबितो से हुआ। उसके पीछे 6 जिंचुरिकी खड़े थे, जिन्हें एडो टेंसेई से वापस जिंदा किया गया था। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। मुझे देखते ही ओबितो दांत पीसते हुए बोला, काबुतो, वो हरामी फिर से आजाद हो गया। तभी नारुतो ने धीरे से मुझसे पूछा, क्या यही उचिहा मदारा है? मैं मुस्कुराया और बोला, फिलहाल हाँ। नारुतो चौंक गया। फिलहाल? उसका क्या मतलब? मैं रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, जब वह अकात्सुकी में था तब मेरा पार्टनर टोबी था। उस समय वह नारंगी मुखौटा पहनता था और अब सफेद मुखौटा। जब हर वक्त चेहरा छिपा रहता है तो कौन कह सकता है कि उसके पीछे सच में कौन है? मेरी बात सुनकर ओबितो के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, कोबायाशी, इस मामले से दूर रहो। दूसरी बार मरना नहीं चाहते तो बीच में मत आना। उसकी बात सुनते ही नारुतो का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। फिर शांत आवाज में बोला, टोबी, इतने साल साथ रहने के बाद भी मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। आखिरी बार ओबितो को समझाने की कोशिश की, सुनो, जिस सपने के पीछे तुम इतने सालों से भाग रहे हो उसका अंत वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। मेरी बात सुनकर सफेद मुखौटा पहने ओबितो ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मेरा अब कोई नाम नहीं। मैं किसी की पहचान से नहीं जीता। अगर किसी नाम से पुकारना ही है तो मैं दूसरा ऋषि ऑफ 6 पाथ्स हूं, और अब वही एकमात्र सत्य है। इतना कहकर उसने दोनों हाथ फैला दिए। मैं हंस पड़ा, अरे वाह, डायलॉग भी पूरे विलेन वाले हो गए। अब बातें बहुत हो गईं। आ जाओ। अगले ही पल उसने इशारा किया और उसके पीछे खड़े एडो टेंसेई से पुनर्जीवित 6 जिंचुरिकी सीधे नारुतो और किलर बी पर टूट पड़े। हैरानी की बात यह थी कि वे मेरे पास से गुजरे लेकिन मुझ पर हमला नहीं किया। तभी मुझे समझ आ गया कि ओबितो खुद मेरे साथ लड़ना चाहता है। वह बिजली की रफ्तार से मेरे सामने पहुंचा और जोरदार मुक्का मारा, जिसे मैंने आसानी से बचा लिया। लेकिन तभी मेरा शरीर अचानक उसकी ओर खींचने लगा। बांशो टेनेन, मैं चौंक गया। असली कहानी में तो ओबितो शायद ही कभी रिनेगन की इन बुनियादी शक्तियों का इस्तेमाल करता था।
अब समझ आया कि वह जानबूझकर ऐसी तकनीकें इस्तेमाल कर रहा है जिन्हें मैं कॉपी करके भी तुरंत उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि रिनेगन और ब्याकुगन जैसी आंखों वाली शक्तियों के लिए असली आंख होना जरूरी था। जैसे ही मैं उसकी तरफ पहुंचा, उसने काला रिसीवर रॉड निकालकर मेरे सीने में घोंपना चाहा। लेकिन अगले ही पल मेरा शरीर कौवों के झुंड में बदल गया। इताची का क्रोक्लोन ओबितो ने तुरंत दूर पेड़ की तरफ देखा, जहां मेरा असली शरीर फिर से बन चुका था। लेकिन मैं प्रकट हुआ ही था कि उसने दोबारा बांशो टेनेन चला दिया। इस बार मैं मुस्कुराया। मेरी एक आंख में घूमता हुआ बैंगनी रिनेगन देखकर ओबितो का चेहरा बदल गया। ये कैसे? अगले ही पल मैंने जोर से कहा, शिनरा टेंसेई। उसी समय ओबितो ने भी शिनरा टेंसेई चला दिया। दोनों अदृश्य शक्तियां आपस में टकराईं और मैं पीछे उछल गया, लेकिन ओबितो अपनी जगह से नहीं हिला। मैं मुस्कुराया, क्योंकि आखिरकार मैंने उसे कामुई छोड़कर दूसरी शक्ति इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया था। असल में जब मैं गायब हुआ था, तभी मैंने एक पुनर्जीवित जिनचुरिकी की आंख निकालकर अपने सॉकेट में लगा ली थी। इसलिए अब मैं भी कुछ समय के लिए रिनेगन की शक्तियां इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन एडो टेंसेई शरीर की एक समस्या थी। जैसे ही शरीर दोबारा खुद को रीजनरेट करता, वह अपनी शुरुआती अवस्था में लौट आता और मेरी लगाई हुई रिनेगन आंख बाहर गिर जाती। मजबूर होकर मुझे बार बार उसे वापस लगाना पड़ रहा था और चक्र से स्थिर रखना पड़ रहा था। दूर खड़ा ओबितो मुझे देखकर बोला, लिन ना, तुम वाकई हैरान करने वाले इंसान हो। लेकिन अब मेरी सारी तकनीकें तुम कॉपी कर चुके हो, इसलिए आगे लड़ना बेकार है। इतना कहकर वह सीधे नारुतो की ओर बढ़ गया। मैं पीछे से चिल्लाया, अरे भाग क्यों रहे हो? जब मुझे मारा था तब तो बड़े बहादुर बने हुए थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं गुस्से से उसके पीछे दौड़ा, मगर उसका कामुई मुझे छूने ही नहीं दे रहा था। तब मेरे दिमाग में एक नई योजना आई। अगले ही पल मैं नारुतो और किलर बी के बीच प्रकट हुआ। दोनों मुझे देखकर चौंक गए। मैंने मुस्कुराकर कहा, तैयार हो जाओ। अचानक मैंने दोनों हाथ फैलाए और जोर से चिल्लाया, शिनरा टेंसेई। भयानक गुरुत्वाकर्षण तरंग चारों ओर फैल गई। 6 जिनचुरिकी, नारुतो, किलर बी, सब दूर जा गिरे। क्योंकि मैं जानता था कि सामने असली नारुतो खड़ा है, कोई शैडो क्लोन नहीं। नारुतो ने मेरी आंख देखकर हैरानी से पूछा, मिस्टर लिन, आपकी आंख? मैंने बस हल्की मुस्कान दी। किलर भी कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने कहा, दोनों मेरे पीछे खड़े हो जाओ। दोनों बिना सवाल किए पीछे आ गए। तभी मैंने दूर से आते ओबितो की ओर हाथ बढ़ाया। मेरी हथेली के ऊपर एक छोटा सा काला गोला बनने लगा। कुछ ही सेकंड में वह इतना बड़ा हो गया कि मानो रोशनी तक को निगल रहा हो। ओबितो चीखा, लिन नान, लेकिन मैं हंस पड़ा। अब बुला, जितना बुलाना है। अगले ही पल मैंने दोनों हाथ जोड़कर गर्जना की, चिबाकू टेंसेई। आसमान में मौजूद काले गोले से भयानक गुरुत्वाकर्षण फूट पड़ा। धरती फटने लगी, पेड़ जड़ों समेत उखड़ गए और विशाल चट्टानें हवा में उड़ने लगीं। मेरे और मेरे पीछे खड़े नारुतो किलर बी को छोड़कर आसपास की हर चीज उस काले गोले की तरफ खींचने लगी। यहाँ तक कि 6 जिनचुरिकी भी अपने टेल्ड बीस्ट क्लोक के बावजूद धीरे धीरे नियंत्रण खोने लगे। पूरा जंगल कांप उठा और देखते ही देखते पेड़, पत्थर, मिट्टी और दुश्मन सब आसमान में बन रहे उस विशाल पत्थर के गोले की ओर उड़ने लगे। युद्धभूमि पर मानो आसमान ही बदल चुका था। मेरे द्वारा बनाई गई विशाल गुरुत्वाकर्षण की काली गेंद लगातार बढ़ती जा रही थी और देखते ही देखते वह एक कृत्रिम चांद जैसी दिखाई देने लगी। चारों तरफ की धरती टूट रही थी, पेड़ जड़ों समेत उखड़ रहे थे और 6 टेल्ड बीस्ट उस भयानक आकर्षण से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यह दृश्य देखकर किलर बी तक हैरान रह गया और हंसते हुए बोला, वाह, इंसान ने चांद बना दिया। शुक्र है ये हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन नारुतो की नजरें अभी भी आसमान पर टिकी थीं। उसने गंभीर आवाज में कहा, ये जुत्सु बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। सच तो यह था कि मेरी चक्रा क्षमता अभी भी नागातो जितनी नहीं थी, इसलिए मेरी चिबाकू टेंसेई अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पा रही थी। तभी अचानक सफेद मुखौटा पहने टोबी बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ा। उसने सोचा कि अगर मुझे खत्म कर दिया जाए तो पूरा जुत्सु अपने आप समाप्त हो जाएगा। नारुतो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने बिना पीछे देखे कहा। मेरे पीछे का यह इलाका ही गुरुत्वाकर्षण से सुरक्षित है। उसे 5 मिनट तक यहाँ पहुँचने मत देना। नारुतो ने बिना एक पल गवाए अपने सुनहरे चक्रा हाथ से टोबी पर हमला किया, लेकिन हमेशा की तरह उसका मुक्का उसके शरीर को पार कर गया। टोबी मुस्कुराया। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी कामुई क्षमता के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं भी उसकी चाल समझ चुका था। टोबी मेरी ओर बढ़ा और उसका विशाल गुनबाई पंखा मेरे शरीर के आर पार निकल गया।
यह देखकर नारुतो और किलर भी दोनों चौंक गए। तभी मैंने मुस्कुराकर कहा, अब समझे। तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। टोबी की आंखों में पहली बार बेचैनी दिखाई दी। उसे लगा कि मैं अभी भी आग के बवंडर में फंसा हूं, लेकिन उसी क्षण मेरा शरीर कामुई स्पेस में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर सफेद घनाकार संरचनाओं से भरी वह अजीब दुनिया बिल्कुल शांत थी। अगले ही पल टोबी भी वहां प्रकट हुआ और बिना समय गवाए उसने काले चक्रा रॉड से सीधे मेरे सीने पर वार कर दिया। धड़ाम! काली छड़ मेरे शरीर के आर पार निकल गई। लिन नान, इस बार मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। टोबी की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने नीचे देखा। काली रॉड मेरे शरीर में धंसी हुई थी और उसकी यिनयान शक्ति मेरे चक्रा को दबाने लगी थी। एक सामान्य इंसान तो उसी पल हार मान लेता, लेकिन मैं मुस्कुराया। बस इतनी ही तैयारी थी तुम्हारी? टोबी कुछ समझ पाता उससे पहले उसके सीने से बिजली से लिपटा हुआ एक हाथ बाहर निकल आया। रायकिरी! टोबी का शरीर झटके से कांप उठा। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसे वही दर्द महसूस हुआ जो कभी उसने दूसरों को दिया था। ये एहसास पहचानते हो न टोबी? मैंने उसके कान के पास धीमी आवाज में कहा। घायल होने के बावजूद टोबी ने हार नहीं मानी। उसने एक साथ दर्जनों काली रॉड मेरे शरीर में घुसा दी। पूरा शरीर कांटों से भरे पेड़ जैसा दिखाई देने लगा, लेकिन मैं जरा भी नहीं डगमगाया। एदो टेंसेई शरीर का एक फायदा होता है। दर्द महसूस नहीं होता, सिर्फ दुश्मन की घबराहट दिखाई देती है। अचानक मेरे हाथ की बिजली और भी उग्र हो गई। रायकिरी की चमक पूरे कामुई स्पेस में फैल गई। टोबी दर्द से चीख उठा और मजबूर होकर पीछे हट गया। उसने अपनी छाती पकड़ ली। पहली बार उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। भाग रहे हो टोबी? मैंने सोचा था तुमने कोई नई चाल सीखी होगी, लेकिन अब भी वही पुराने हथकंडे। मेरी आवाज में निराशा थी, मानो मैं अपने पुराने साथी से बात कर रहा हूं। इसी बीच वास्तविक दुनिया में आग का बवंडर खत्म हो चुका था। मैं वापस युद्धभूमि पर दिखाई दिया। मेरा शरीर काली रॉड से छलनी था, लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा था। नारुतो मुझे देखकर घबरा गया। लिन सर, आप ठीक हैं? मैंने सिर्फ हाथ उठाकर उसे शांत रहने का इशारा किया और एक एक करके अपने शरीर से सारी काली रॉड बाहर निकालकर जमीन पर फेंक दी। तभी आसमान में बना कृत्रिम चांद जोर जोर से कांपने लगा। विशाल चट्टानें टूटने लगीं और उनमें कैट टेल्ड बीस्ट बाहर निकलने लगे। एक, दो, तीन। लगातार दहाड़ों के साथ विशाल पूंछ वाले दैत्य आजाद होने लगे। टोबी के चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौट आया। देखा, तुम्हारी चिबाकू टेंसेई उन्हें रोक नहीं सकी, लेकिन मैंने ध्यान से गिनती की और होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। दिलचस्प, मैंने आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। 6 नहीं, सिर्फ 5 निकले हैं। टोबी का चेहरा उसी पल जम गया। उसे भी एहसास हो चुका था कि एक टेल्ड बीस्ट अब भी मेरे बनाए गुरुत्वाकर्षण के कैदखाने में फंसा हुआ था। यहीं से असली खेल शुरू होने वाला था। क्या कहा था? क्या 9 पूंछ सबसे ताकतवर है, इसलिए एक पूंछ सबसे कमजोर? हाँ, मुझे पता है कि चिबाकू टेंसेई से 9 पूंछ को पूरी तरह सील नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी किसी भी टेल्ड बीस्ट को आराम से सील किया जा सकता है। इसलिए मेरी पूरी योजना शुरू से ही सिर्फ एक टेल्ड बीस्ट को हमेशा के लिए कैद करने की थी। बाकी सभी तो बस साथ में फंस गए थे। आखिर 10 पूंछ तब तक पुनर्जीवित नहीं हो सकती जब तक 9 में से एक भी टेल्ड बीस्ट गायब हो। मेरी बात सुनकर सफेद मुखौटे वाला टोबी तुरंत हरकत में आ गया। उसने दोबारा हाथों की मुद्राएं बनाई और बाकी टेल्ड बीस्टों को आदेश दिया कि वे चिबाकू टेंसेई से बने विशाल पत्थर के चांद को अंदर से तोड़ना शुरू करें। उसका मानना था कि अगर उल्कापिंड छोटा हो जाएगा तो सील भी कमजोर पड़ जाएगी। मेरे पीछे खड़े किलर बी और नारुतो चिंतित हो गए। वे तुरंत मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। आराम से, बस तमाशा देखते रहो। मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फिर मैंने अपने शरीर में धंसी एक काली छड़ बाहर निकाली, उसे हाथ में घुमाया और उसकी नोक पर काली लपटें भड़क उठीं। अमातेरासु! मेरी आंखों से खून की पतली धार बह निकली और अगले ही पल काले अग्नि की लपटें आसमान में बने पत्थर के चांद पर फैल गईं। कुछ ही सेकंड में वे टेल्ड बीस्टों के शरीर से चिपक गईं। लिन नान! टोबी गुस्से से दहाड़ उठा। उसने तुरंत सभी टेल्ड बीस्टों को आग बुझाने का आदेश दिया। लेकिन अमातेरासु कोई साधारण आग नहीं थी। एक बार जिस चीज से चिपक जाए उसे पूरी तरह जलाकर ही शांत होती है। विशाल टेल्ड बीस्ट दर्द से तड़पने लगे। वे जमीन पर लौटने लगे, चट्टानों से अपने शरीर रगड़ने लगे, लेकिन काली आग लगातार उन्हें जलाती रही।
मैं उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराया। अगर इसमें कगुत्सुची भी जोड़ देता तो नज़ारा और भी शानदार होता। कुछ ही देर में पांचों टेड बीस्ट पूरी तरह कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े। मैंने तुरंत अपनी नज़र टोबी पर टिकाई। वह वहीं खड़ा था, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अमातेरासु बुझा दिया। मुझे पता था कि उस पर यह तकनीक बेकार है। अभी उसे जलाने का नहीं, डराने का समय था। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। अब क्या करेगा टोबी? मेरी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। उसके पीछे टेड बीस्ट दर्द से चीख रहे थे, जबकि वह कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं जोर से हंस पड़ा। इतने सालों तक अकात्सुकी के पीछे छिपकर खेल खेलता रहा, लोगों को मोहरों की तरह इस्तेमाल किया, चौथा महान निंजा युद्ध शुरू कर दिया। पूरी दुनिया तुमसे डरती थी। तुम्हें लगने लगा था कि किस्मत भी तुम्हारे साथ है। लेकिन मैंने हाथ में पकड़ी काली छड़ जमीन पर फेंक दी। देख लिया, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई। तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी योजना को धीरे धीरे टूटते हुए देख सकते हो। मैंने उसकी ओर उंगली उठाई। तुम आज भी वही हो टोबी, एक असफल इंसान। मेरे शब्द सुनते ही टोबी आखिरकार फट पड़ा। तुम क्या जानो दर्द क्या होता है? तुम तो बस एक इस्तेमाल किया हुआ मोहरा हो। एडो टेंसेई की वजह से जिंदा घूम रहे हो। तुम्हें कोई हक नहीं कि मेरे सामने खड़े होकर भाषण दो। इस दुनिया में न रोशनी है न उम्मीद, यहां सिर्फ निराशा है। वह पागलों की तरह हंसने लगा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें असली निराशा दिखाता हूं। समनिंग जुत्सु। गेडो माजो। अचानक पूरी धरती कांप उठी। भयानक गर्जना से आसमान हिल गया। जमीन फट गई और उसमें से सैकड़ों मीटर ऊंची एक विशाल राक्षसी मूर्ति बाहर निकल आई। उसकी बंद आंखें, विकराल चेहरा और पीठ से निकली लोहे जैसी जंजीरें पूरे युद्ध क्षेत्र में दहशत फैला रही थीं। विशाल जंजीरें बिजली की रफ्तार से निकलकर जलते हुए टेड बीस्टों में जा धंसी और उनके भीतर का चक्र निकालने लगीं। मैं तुरंत सब समझ गया। तो यही तुम्हारी चाल है। अगर टेड बीस्ट का चक्र पहले ही निकाल लिया जाए तो अमातेरासु उन्हें पूरी तरह नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। वाकई यह बुरा उपाय नहीं था, लेकिन मेरी योजना भी अब बदल चुकी थी। मैंने गेडो माजो की ओर देखा और मुस्कुराया। तुमने लड़ाई को बस थोड़ा जल्दी खत्म करने का फैसला किया है। सफेद मुखौटे वाला टोबी उस राक्षसी मूर्ति के सिर पर खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा। लिन नान, अभी तो मैंने शुरुआत की है। अपनी एडो टेंसेई की आंखों से देखो, मैं इस दुनिया को कैसे खत्म करता हूं। मैं पीछे हट गया, लेकिन मेरे चेहरे की मुस्कान गायब नहीं हुई। तुम घबरा गए हो टोबी। मुझे अच्छी तरह पता था कि गेडो माजो लगभग हर निंजुत्सु के खिलाफ प्रतिरोध रखता है, यहां तक कि अमातेरासु भी उसे पूरी तरह नहीं रोक सकती। लेकिन एक बात वह भी नहीं बदल सकता, उसे भी चोट लग सकती है। और जहां तक मुझे याद है, जिस चीज को चोट लग सकती है उसे हराया भी जा सकता है। उस समय जब मैंने पहली बार गेडो माजो का सामना किया था, तब मेरी हालत बेहद खराब थी। उस वक्त मैं पहले से ही कमजोर था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं एडो टेंसेई की शक्ति से मजबूत था और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ मेरा वुर्कलोन था। सामने खड़े उस विशाल बदसूरत गेडो माजो को देखते ही मुझे अपनी पुरानी बेप्सी याद आ गई, जब मैं उससे जान बचाकर भागा था। लेकिन इस बार मेरी आंखों में डर नहीं, बल्कि बदले की आग जल रही थी। देवता शायद खून नहीं बहाते, मगर आज यह राक्षस जरूर दर्द महसूस करेगा। तभी नारुतो और किलर भी तुरंत उन पूंछ वाले दानवों को बचाने के लिए दौड़ पड़े, जबकि मैं वहीं खड़ा अपनी सारी ताकत एक एक करके सक्रिय करने लगा। सबसे पहले अर्थ स्टाइल, फिर लाइटवेट तकनीक, उसके बाद बिजली की तरह चमकता लाइटनिंग चक्र आर्मर। अगले ही पल हेवनली कर्स मार्क सक्रिय हुआ, फिर नौपूंछ चक्र मोड़ ने मेरे पूरे शरीर को ढक लिया। लाल, सफेद, काला, पीला, एक के बाद एक अलग अलग रंगों की ऊर्जा मेरे शरीर पर चमकने लगी। हर सेकंड मेरी शक्ति कई गुना बढ़ रही थी और मेरी चक्र तरंगों से पूरी धरती कांपने लगी। अब मैं गेडो माजो से भागने वाला नहीं था। इस बार मैं उसे उसकी ही ताकत के सामने झुकाने वाला था। दोस्तों, अगर आपको आज की यह जबरदस्त लड़ाई और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक अंकित मंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसी धमाकेदार एनीमे स्टोरीज सबसे पहले आपको मिलें। अब बात करते हैं अगले पार्ट की। आगे की कहानी में गेडो माजो और भी खतरनाक रूप दिखाएगा, जबकि लिन नान अपनी असली ताकत का ऐसा प्रदर्शन करेगा जिसे देखकर पूरी शिनोबी दुनिया दंग रह जाएगी।
लेकिन पार्ट 2 तभी आएगा जब इस वीडियो पर 50,000 व्यूज और 2,000 लाइक्स पूरे हो जाएंगे। इसलिए जल्दी से अपना प्यार दिखाइए, टारगेट पूरा कराइए और मिलते हैं अगले धमाकेदार पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।